सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान की सियासत में आमतौर पर कभी कभार कोई एक बयान या एक अमल पूरी सियासत का रुख तब्दील कर देता है और आज भी कुछ ऐसे ही हुआ है। बानी पीटीआई ने एक बार फिर सब नजरें अपनी तरफ मोड़ ली हैं, अपनी तरफ तवज्जो हासिल कर ली है। जिस बात का इनकार 14 महीनों से मुसलसल किया जा रहा था, बिल आखिर आज उस बात का एतराफ़ कर लिया गया है और बानी पीटीआई ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी उनकी गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। 14 मार्च को जमान पार्क पर पुलिस ने हमला किया। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने मुझ पर धावा बोल दिया। कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर शेलिंग की गई। बानी पीटीआई ने कहा कि उस वक्त अंदाजा हो गया था कि अब मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बानी पीटीआई के इस एतराफ़ के बाद ज़ाहिर है कि रिएक्शन सामने आना था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ फ़ौरन सामने आई, सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि आखिरकार 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया है। पीटीआई जमात नहीं है, एक इंतशारी टोला है। इनका मकसद शरपसंदी और रियासत को नुकसान पहुंचाना है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। जमान पार्क में पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। अब सियासी दानिश्वर इस पूरी सूरत-ए-हाल पर अपनी राय दे रहे हैं कि बानी पीटीआई ने अपने लिए इस एतराफ़ के बाद एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली है और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी बड़ी मुश्किल हो सकती है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर एक पेज पर आ गए। पीटीआई को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के बाद अब पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है, जिसमें मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है और इस दरखास्त में मौक़िफ़ मजीद अपनाया गया है कि तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई, जबकि मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करते हुए 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की थी। अब इस तमाम मामले का मुस्तकबिल क्या होगा? मुल्की सियासत में क्या कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा होने जा रही है? क्या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? एक भूख हड़ताली कैंप पीटीआई की जानिब से अनाउंस किया गया है, वो कितना मौसर साबित हो सकेगा? और क्या बानी चेयरमैन के इस बड़े एतराफ़ के पीछे भी क्या उनकी कोई सियामली हो सकती है या नहीं? ये वो तमाम सवालात हैं जो आज अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करवाते हैं। अज़हर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में दीगर जमातों के नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो अज़हर साहब, ये क्या कोई बड़ी इस वक्त सियासी तौर पर कोई तब्दीली होने जा रही है? ये जो इस वक्त ये इस बयान को हम क्या एतराफ़ जुर्म तो ज़ाहिर है आप इसको नहीं कहेंगे, ये एतराफ़ है कि एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी और फिर वो जो कुछ हुआ वो तो सबने देखा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक आपकी जमात भुगत रही है। तो अब आगे किस तरफ जाती सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। पहली तो बात बता दें कि देयर इज अ कंफ्यूजन। इमरान खान साहब ने ना कोई एतराफ़ किया है, ना ये कहा कि ये आपने जाके हमले कर रहे हैं या 9 मई में आपने इस तरह का बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी तमाम वकला से बात हुई और काफ़ी वकला से बात हुई मेरी, फिर साथ साथ पार्टी लीडरशिप के हवाले से भी बात हुई और सबके बयान सामने आ गए। इवन आज लाहौर हाईकोर्ट में जब इमरान खान साहब का 9 मई के हवाले से जो उनका रिमांड चैलेंज किया है और अपना कल वो हालात देखेंगे। आज हमने बड़ी यही तो कहते रहे कि एविडेंस कोई नहीं है, यानी हम एक्विटल के लिए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को 9 मई के जितने केसेस हैं और इतना अरसा इस हिरासत में ले लिया था, गिरफ्तारी नहीं डाली, रिमांड जो लेना है रिमांड गैर कानूनी है। तो ये वो सारे पॉइंट लेकर और ये बात भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही इमरान खान ने बिल्कुल कोई इकरार नहीं किया। ये अमूमन आप इस तरह की बात करें, कोई थर्ड आदमी के सामने बैठे पता नहीं किस तनासुर में क्या बात हुई है। ये तो एक बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है कि ना हमला के हवाले से ना इस पुरअमन एहतजाज। इमरान खान साहब तो हमेशा पुरअमन एहतजाज के हामी हैं और वो करते रहे। उन्होंने तमाम सियासी जमातों को देख लिया। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जब अज़हर साहब हम जो अभी जुमले जो मैंने उनके कोट किए वो यही किए कि पुरअमन एहतजाज की कॉल, वो उसके बाद फिर जो कुछ हुआ ज़ाहिर है वो तो अवाम मौके पर हो गया या वो क्या सिलसिला था वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन उस एहतजाज को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि GHQ के सामने मैंने एहतजाज की कॉल दी थी। देखिए मैं फिर बताता चलूँ, आप सिर्फ एक जगह पे बात कर रहे हैं एहतजाज, तो पूरे पाकिस्तान के हवाले से कॉल थी ना कि अगर इस तरह वाक़यात होती हैं तो पुरअमन एहतजाज करें आप, तो इसमें क्या डाउट है? एहतजाज हमारा हक है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फर्क क्या है। अभी तो आप सिर्फ इतना समझ लें कि 9 मई के वाक़े के बाद जो सवाल शुरू हो चुके हैं, पहली बात तो वाज़ेह है कि जब आपको याद है लॉन्ग मार्च 2022 में पीपल्स पार्टी का निकला, कराची से निकला और उन्होंने पहुंचना था इस्लामाबाद।
अब मैंने तजवीज दी कि नहीं, इनको पहुंच रहने दे, फैंटी लगाई जाए, इनके पर्चे दर्ज किए जाए, दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, एहतजाज हर एक का हक है, वो कोई आना चाहता है आए, अगर चाहते तो वो रोक सकते थे ना, ताकत से रोक सकते थे। जेयूआई का आजादी मार्च भी हुआ, धरना भी हुआ, कई दिन तक वो लोग बैठे रहे, फिर वापस चले गए। ये हकीकत है ना। चलें, इस पर ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो आ गया। अब ये जो दोनों बड़ी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में भी हैं, एक के बड़ी स्टिक की सपोर्ट से हुकूमत बनी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब दोनों मखसूस नशस्तों के मामले पर नज़रसानी में चली गई हैं। तो अब ये इस मामले में जो सीटें पीटीआई को अलॉट हुई थी, कहीं पीटीआई तो मुद्दे ही नहीं है इस मामले में, जो इंसाफ लेने ही नहीं आया उसको ये इंसाफ कैसे मिल गया। तो अब इसमें फिर जो मुख्तलिफ क्लॉज हैं आइन का, गालिबन वो आर्टिकल 18 था, अगर मैं दुरुस्त नहीं हूँ तो तस्हीह कीजिएगा, कि अब कैसे मामला आगे बढ़ेगा। अच्छा देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल अक्सर देता होता हूँ कि मेरा घर है, डिफेंस के अंदर मलकियत मेरी है। आप फर्ज करें आपका प्रोड्यूसर वहां पर किराए पे आया के रहना शुरू कर दिया, एक और आपका कैमरामैन था, उसने भी आकर रहना शुरू कर दिया वहां पर, और मैं कोई घर में नहीं था। उन्होंने क्या किया, जनाब हम मलकियत है, एक सिविल कोर्ट में चला गया, सिविल कोर्ट से जीता, दूसरा सेशन में आ गया, सेशन से हाई कोर्ट, और ये एक दूसरे की मलकियत चलती रही। जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये मलकियत किसकी है, उन्होंने कहा जी हमारी, उन्होंने कहा सबूत लेके हम आपकी ओनरशिप के। तो जब ओनरशिप का सबूत देखे तो वो अजहर सिद्दीक था ओनर, तो आपका ख्याल है हमारी अदालतें खामोश बैठी रहेंगी, वो इनको दे देंगी कि अजहर सिद्दीक नहीं आया? उन्होंने हक देना है, जिसका हक है, बुनियादी हक है। फिर साथ साथ यानी टेक्निकली आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्यों उस पर अदालत चली गई है दोबारा। इख्तियार वली खान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो इख्तियार साहब, इस वक्त मुल्क के और बड़े मसले हैं ना, कि ये मखसूस नशस्तों के मामले में आप फंसे हुए हैं। अगर ये पीटीआई को मिल भी गई सारी की सारी, तब भी नंबर्स में तो आप बहुत ऊपर रहेंगे, अभी भी आपकी सादा अक्सरियत असेंबली में सारी इत्तेहादियों के मिलके इनके ऊपर मौजूद है। तो फिर ये इन इशूज़ पर क्यों इस वक्त अदालत आप लोग दोबारा जा रहे हैं? जी इख्तियार साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए इख्तियार साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं। तो अजहर सिद्दीक साहब, क्या असल मामला ये 2/3 मेजॉरिटी वाला है, इसलिए ये नशस्तें ये तमाम जमातें अपने पास रखना चाहती हैं? क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब पीटीआई को वापस मिल गई तो ज़ाहिर है वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं रह सकेगी इन जमातों की, और फिर कोई आईनी तरमीम हो या कानून साजी तो चलें, बहरहाल जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन किसी भी तरह की तरमीम का कोई इख्तियार फिर इनके पास नहीं रह जाएगा। यही वजह हो सकती है। आपने असल में लड़ाई की, असल जो फसाद की असल जड़ आपने बता दी है। असल इशू ये है कि वो 2/3 अक्सरियत चाहते हैं, जो कमिटमेंट्स की हुई हैं, जजेस की उम्र बढ़ानी है, और अपना वो कुछ चीफ जस्टिस के लिए कुछ सर्टेन टेन्योर के लिए लाना है, आर्टिकल 17 में तरमीम करनी है, पार्टी को बैन करने के हवाले से बड़ा सख्त क्राइटेरिया है, वो करना है, और कोई आईनी तरमीम चाहते हैं तो आईनी तरमीम तभी हो सकती है जब 2/3 अक्सरियत, तो 2/3 अक्सरियत तब हो सकती है जब मखसूस जजेस इनके पास आए। तो ये तो बुनियादी, और ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े 11 जजेस ने, 8 जजेस ने नहीं, 8 जजेस ने ये कह दिया ना, तरीकाकार दे दिया, वो मेजॉरिटी जजमेंट आ गई। जैसे जमाल मंदोखिल चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये सीटें पीटीआई के, जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी कहा कि ये सीटें पीटीआई की हैं। तो बुनियादी तौर पर अब प्लान एक नाकाम हो गया। अब समझ नहीं आ रही थी क्या होना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाज़ेह अक्सरियत ऐसी आ गई जिन्होंने आइन और कानून की हुक्म बनाने की बात की। अब दूसरा तरीकाकार क्या था और आपके सामने है, उन्होंने कहा जी हेडॉक जजेस, और हेडॉक जजेस में मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मैं जो बात कहता हूँ वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित होती है, मेरे ट्वीट और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वो 10 जजेस एक तरफ है, 7 जजेस। ये कैसे मुझे कंफर्म हुआ कि जब उन्होंने 4 जजेस एडहॉक जजेस लगाने की बात की, यानी 7 और 4 11 हो जाएंगे, इधर 10 रह जाएंगे, यानी वो 11 अपनी अक्सरियत वो चाहते हैं कि हुकूमतें के हवाले से कि इस तरह की अक्सरियत मौजूद हो। और अब प्लान बी क्या होगा, रिव्यू तो नजर साहब तो याद रखिएगा उसी बेंच से सुननी है। प्लान बी क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, जब बैन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट देना है, जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट देगी तो पार्टी बैन हो जाएगा। पार्टी जब बैन होगी तो तमाम सीटें जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस तरह 2/3 अक्सर लेने का ये घरौना प्लान। अच्छा, लेकिन अजहर साहब अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पार्टी को बैन करने की अनाउंसमेंट जब अता तारड़ साहब ने आकर की तो आप देखें उसी शाम उसी वक्त पीपल्स पार्टी का पहले मौक़िफ़ सामने आया, एक रिएक्शन सामने आया कि हम इससे नहीं इत्तेफाक करते, फिर MQM का भी मौक़िफ़ सामने आया, इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर तो ये कर नहीं सकते, फिर इसहाक डार साहब को आकर ये वजाहत देनी पड़ी कि अब अभी हम इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, और पीपल्स पार्टी का अभी तक हर लेवल पर यही रिएक्शन सामने आ रहा है कि हम इसके हक़ में नहीं है कि किसी भी पार्टी पर कोई पाबंदी लगाई जाए। जब इत्तेहादी नहीं राजी तो फिर ये कैसे कर सकेंगे? देखिए सवाल बड़ा वाज़ेह है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि काबीना में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है नहीं, ठीक है ना जी, और क्योंकि PMLN को टारगेट ये मिला है, वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मिला है, जिस तरह टारगेट मिला है तो वो तरीकाकार तो है ना। कर क्या रहे हैं आप देख रहे हैं, 9 पे साइफर का केस गिर गया, यानी आर्टिकल 17(2) के तहत है सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी के पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बात करे तो वहां ये देखना है, वो तो गिर गया।
सेक्शन 212 जो है किसी पार्टी को डिसॉल्व करने के हवाले से दो बातें हैं, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी और फॉरेन एड पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन एड पार्टी है ही नहीं, प्रोहिबिटेड फंडिंग का कहा है, ममनुआ फंडिंग के हवाले से। अब वो बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत चाहेगी वो इस तरह को ऑर्डर पास कर देगी, साइक्लो स्टाइल पास नहीं कर सकती, यानी ऐसी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। इसके लिए हैदराबाद साजिश की तरफ पिंडी साजिश का एक केस बनाने की कोशिश की, फिर FIA को तैयार किया गया। अब FIA के छापा मार के को डिजिटल टेररिज्म के हवाले से कुछ चीजें इधर ले जाना चाहते हैं, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये आ जाए, और सुप्रीम कोर्ट में जब जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इनके जजेस की तादाद ज्यादा बैठी हो, जब ज्यादा बैठी हो तो फैसला फिर कोई भी आ सकता है। तो ये एजेंडा जो है ना वो अब बेनकाब हो चुका है, आवाम को भी समझ आ गया है, हर आम आदमी ज़ई शऊर आदमी को समझ आ गया, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी इसकी सपोर्ट नहीं है। सारे ये चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी सियासी बात को पाबंदी लगाई नहीं जा सकती, और आइन इस बात की इस तरह इजाजत देता भी नहीं। बिल्कुल सही। तो इख्तियार वली साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। इख्तियार साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये पाबंदी की इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, जब तक आपके इत्तेहादी, जब तक आपके सपोर्टर्स नहीं राजी होंगे तो उसके बगैर ये आप इसको कैसे मुमकिन कर सकेंगे? मखसूस नशस्तें इसीलिए आप लोग हासिल करना चाहते हैं कि फिर ये 2/3 अक्सरियत आ जाए और ये तमाम आइनी तरमीम भी हो सकें, पार्टी पर पाबंदी लगाने वाला मामला भी खैर आफियत के साथ ये मामला आगे बढ़ जाए। तो ये प्लान क्या है आगे? ये देखें, अपार्ट फ्रॉम द ये मखसूस नशिस्तों की बातें, रिजर्व सीट्स किसको मिली किसको, ये अलग केस है। बात अगर आप पाबंदी की कर रहे हैं तो पाबंदी की बात जो है वो लिंक है दो चीजों के साथ। एक आर्टिकल 6 के साथ जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, दूसरा 9 मई के वाकयात हैं जिस पर ये लोग कहते होते थे कि हमने तो 9 मई किया ही नहीं है। अब तो कल इनके लीडर ने खुद कह दिया ना कि मैंने कहा था अपने कारकुनों को, जोश खिताबत में कह दिया ना उसने। और ये सिर्फ कहना नहीं है, अभी वजाहत की, अजहर साहब ने अभी वजाहत की कि उन्होंने सिर्फ एहतिजाज की बात की है, पुरअमन एहतिजाज की, उन्होंने किसी तोड़ फोड़ की, हंगामा आराई की, जलाओ घेराव की बात नहीं की। यही होता है ना। अब कोई ये बंदा ये कह सकता है कि मैंने उनको कहा था कि आप हमले करो, आप बम फोड़ दो, आप रेडियो पाकिस्तान के उस रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जला दो जिसने पाकिस्तान बनने की नवीद सुनाई थी इसको हमको, आप ज़ियारत रेजिडेंसी जो कायदे आज़म का घर था उसको जला दो, उस पे आप हमले करो, आप जिना हाउस लाहौर पे हमले करो, आप कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्समे को उठा के पटक के उसके टुकड़े कर दो, आप चकदरा फोर्ट पर हमले करो, आप यहाँ पर GHQ के गेट पर हमले करो। ये अब कह सकता है, ये इसको डिनाई कर सकते हैं। ये कहते होते थे कि हमने तो ये भी नहीं किया, अब इनके लीडर ने मान लिया। अच्छा इख्तियार साहब, ये देखें, ये तो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग साबित नहीं कर पा रहे। जो प्रोसिक्यूशन है इन्होंने तो डिनाई कर दिया। देखें, इन्होंने डिनाई किया, जब तो मामला अदालतों में है ना। हम लोग देखिए, मेरी बात सुने। अब जो प्रोसिक्यूशन है, ये तो केस अभी जो 9 मई वाला है, जिसके इसके मरकजी किरदार है, उन पे तो अभी केस चला ही नहीं है। अभी तो वो केस चलना है, अभी तो उसका फैसला भी होगा कि ये मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, सिविल कोर्ट में चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और आप बात कर रहे हैं ना आर्टिकल, तो आर्टिकल 6 तो डेप्टी रूलर की जो थी स्पीकर की रूलिंग, और जो इमरान खान ने असेंबली तोड़ी थी, तहलील की थी गैर कानूनी तौर पर। फिर जो उसमें हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट थे आरिफ अली साहब, उनका जो घिनौना किरदार था, they all are very suitable cases for Article 6 थे। ठीक है। और आप अभी जब आप केस चलने की बात कर रहे हैं, इत्तेहादियों की बात की है ना, चलिए इत्तेहादियों का भी जवाब दे दें, आपको बता दूं, दे दे, वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनके साथ हमारी बात कब हुई है, कितनी हुई है, कहां तक पहुंची है और कब फाइनल हो जाएगी वो हमें पता है। ये इनका बिजनेस नहीं है कि वो कब फाइनल हो, वो इनका दर्द सर नहीं है। ये अपना मसला देख ले, ये जो पाकिस्तान के साथ करके गए इख्तियार साहब, वो पीपल्स पार्टी तो हर फोरम पर आकर ये खुलकर कह रही है कि हम किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं है। ये आधी आयत पढ़ते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब वक्त आ गया है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद ये पढ़ेंगे कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। 6 कलमे भी इनको इंशाअल्लाह अब याद आ जाएंगे। लेकिन इख्तियार साहब, हाँ, जो आपके इत्तेहादी हैं, चूंकि अभी आपने उनकी वजाहत दी कि वो तो हमारे साथ हर फैसले पर राजी होंगे, वो अभी खुलकर हर फोरम पर, वो मीडिया पर भी रोजाना, ये इस टाइम जितने प्रोग्राम सारे मीडिया पर हो रहे होते हैं, वो सब में आके बता रहे हैं कि हम राजी नहीं हैं, हम नहीं चाहते किसी जमात पर पाबंदी लगाना, और उनकी मर्जी के खिलाफ आप लगा भी नहीं सकते। नंबर गेम कुछ ऐसा है, ये आपको भी अच्छी तरह इल्म है।
ज्यादा दूर बात नहीं है, ज्यादा लंबी नहीं है। एक आध दिन की बात होगी, 2 दिन की बात होगी, 3 दिन की बात होगी। अगले हफ्ते आप सुन लेंगे, आपके प्रोग्राम में बैठकर हमारे इत्तेहादी भी बोलेंगे, हमारे साथी भी बोलेंगे और सब बोलेंगे। इसका मतलब वक्त आ गया है कि इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब से या जरदारी साहब से कोई इस तरह का राब्ता मुस्लिम लीग नून का, मियां साहिबान का कोई हुआ है? मेरे ख्याल में ये कोई इतना जरूरी नहीं है कि इस वक्त इसको ये डिस्कस किया जाए, लेकिन क्या आपका क्या ख्याल है कि जो मरकजी लीडर होते हैं पार्टियों के, वो आपस में राब्ते नहीं करते होंगे? और राब्ते करते हैं तो वो एक दूसरे से, तो मलका तरन्नुम नूरजहां का कोई गाना तो नहीं सुनते होंगे ना? लाजिमी बात है, पॉलिटिकल लोग हैं, लीडर हैं, और वो यही मामलात भी डिस्कस करते होंगे। ये बड़े हाई लेवल पर जो भी प्रॉपर लेवल है उस पर चीजें डिस्कस हो चुकी हैं और बहुत जल्दी वो समाप्त होकर आपके सामने आएगी। ठीक है, तो अजहर साहब ये कोई हफ्ते 10 दिन की बात ही है। इख्तियार वली साहब की गुफ्तगू से तो ये नतीजा निकल रहा है कि उसके बाद फिर अगर फैसला हो गया तो ज़ाहिर है अदालत में तो ये केस जाना ही है, चाहे वो हुकूमत फैसला करे या आप उसके अगेंस्ट में जाएं। तो फिर क्या लग रहा है आगे? हालात तो मजीद सख्त हो रहे हैं पीटीआई के लिए। अच्छा, वो इख्तियार वली साहब अक्सर प्रोग्रामों में बैठते हैं, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा देते हैं और खुद ही उन्होंने डिनाई कर दिया कि अभी 9 मई के केसेस चलने हैं, जब ट्रायल होगा देखा जाएगा। तो खुद ही जवाब उन्होंने इस बात का दे दिया। जब आपने पूछा कि उनके पास, उन्होंने कह दिया जनाब 1 हफ्ता ठहर जाए। अब 1 हफ्ता ठहरने के अगर ये बातें कर रहे हैं जो इल्हाम की बातें, और इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट है या तरीके इस्तेहकाम पार्टी का कोई सामने बैठा हुआ है जिनको पूरा एजेंडा पता है, फ्यूचर का प्लान पता है कि क्या होना है, कैसे होना है, लग जाएगी रहा ना। अभी तक तो हमने कोई बात नहीं देखी ना, ताड़ के अपने बयान के बाद सब मुकर गए। इसका मतलब है कोई ना कोई एक फेविकॉल जो एक बाउंडिंग फोर्स है वो तैयार की जा रही है कि इनको इकट्ठा किया जाए। तो वो तो नजर आ रहा है ना सारी बातों का। तो यानी इनका अपना जमहूरी रवैया नहीं है। अगर जमहूरी रवैया होता, अगर जमहूरियत को ये समझ रहे होते कि इनको यकीन होता कि आपने आर्टिकल 10 ने डाला है राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि अब ये जुबानी कलामी कह देने से जो मुंह से निकल जाए, ये कोई बादशाह सलामत का दौर नहीं है। यहाँ कोई हम कोई इस दौर में नहीं बैठे कि यहाँ आके कोई अपना अंग्रेज आकर बैठ गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आकर बैठ गई है, वो बैठकर ये फैसले कर रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता। जितनी भी बातें हैं ना, वो सारी बातें हवा में तो अच्छी लगती हैं, दिल के बहलाने के लिए अच्छी है, क्या आम आदमी को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन इन्हें आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। और याद रखिएगा, जो मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलता, जहां रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और पाकिस्तान की तबाही इन लोगों ने लिख दी है। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, आम लोगों की जिंदगी अजीर्ण हो चुकी है, बिजली पहुंच से बाहर, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। जहांगीर साहब, आपने मेरे ख्याल में इनके साथ बहुत टाइम ले लिया। नहीं, मैं आ रहा हूँ इख्तियार साहब, ये गुफ्तगू अपने नुक्ता मुकम्मल कर लें तो मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ कि ये जिस मईशत की तरफ ये भी तवज्जो दिला रहे हैं, ज़ाहिर है मैं ब्रेक के बाद उस पर भी दीगर मेहमानों के साथ उस पर बात करनी है, लेकिन हालात वाकई सख्त हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में गुत्थम गुत्था हैं। जब तक ये सियासी लड़ाई नहीं ख़त्म होगी, उस वक्त तक मईशत पर आप लोग कैसे तवज्जो देंगे? जी इख्तियार साहब। जी, अब मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछे मैंने। हुकूमत आपने तो मईशत आपने दुरुस्त करनी है। हजरत फरमा रहे हैं ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, मईशत की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के कर्जे 75 साल के कितने थे इनको नहीं पता? हजरत सदीक साहब वकील भी है ना, 27,000 अरब रुपए थे 75 साल के। आप जब 4.25 साल बाद गए हो तो 54,000 पे पहुंच चुके थे। ये बिजली का जो 1 यूनिट था, ये 5 रुपए का था। वो 54 से अब कहाँ पहुंच गया? फिर वो फिगर भी आप कोट कर दें साथ ही साथ, ताकि आपकी अपनी हुकूमत की भी कारकर्दगी। 54 के बाद जो पीडीएम दौरे हुकूमत में कहाँ पहुंच गए अभी तक? मेरे ख्याल में, मैं पीटीआई के तर्जुमान के जवाब दे दूं तो आप तो मेरे ख्याल में एंकर है और आप अनबाइस्ड हैं। जी, उनका दे दूं, अगर आप भी उनके साथ हैं तो मैं मैंने तो सवाल किया, उनसे भी उनका सवाल करता। आप सवाल तब करें ना जब मैं उनका जवाब तो दे दूं मेरे भाई। जी, चले आप कंप्लीट करें। 5 रुपए का यूनिट था, 54 पे छोड़कर आए हैं। 65 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल का मिलता था, ये कहते थे हम 40 में देंगे। असद उमर की स्टेटमेंट जरा निकाले ना, आज जरा बोल न्यूज पे चल के दिखाएं, हम भी देखें कि आपके चैनल पे वो चीजें भी चलती हैं और चलनी भी चाहिए। आप दोनों रुख इनको याद दिलाते रहते हैं। ये लोग 4.25 साल में अगर ये अपना कोई अच्छा काम करके गए हैं तो ये बताएं। ये अपने 50 लाख घर में से कोई 5 लाख घर 5,000 घर बता सकते हैं? नहीं। ये इनकलाब लाए? नहीं। ये मदीने की रियासत बना पाए? खातमुन नबीयीन इनके लीडर के मुंह से निकल नहीं सकता था। और बात करते थे कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे, इनकलाब लाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। उसमें से कोई एक वादा, कोई दावा, कोई नारा
उसको इन्होंने जामा वो पहनाया, तो उसको पाए तकलीफ तक पहुंचाया? नहीं, इनके पास एक ही चीज है, मैं आपको बता देता हूं, ये पाकिस्तान को कर्जदार करके चले गए। इन्होंने आपके एयरपोर्ट्स, मोटरवेज, ये इनके आने से पहले भी पाकिस्तान कर्जदार था। हाँ, इनके दौर में थोड़ा ज्यादा कर्जदार हो गया और इनका दौर खत्म होने के बाद भी वो सिलसिला तेजी से जारी है। बाप साहब, थोड़ा ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, 80% का ये खुद मान के गए हैं। शौकत तरीन की स्टेटमेंट वो बिल्कुल वैलिड है और अपनी जगह पर मौजूद है। आप उसको दोबारा चलाइए और चेक करें। मैं आप इल्जाम नहीं लगाऊंगा, ये कहते हैं ना कि ये इल्जाम लगाता है, मैं इल्जाम नहीं लगाता। मैं जो भी बात करूंगा वो सीधी करूंगा, दलील के साथ करूंगा। इन्होंने पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसको भी गिरवी रखवाया है IMF के पास। अगला गोल इनका था। इख्तियार साहब, मैं भी इनके 80% का तो इनसे पूछता हूं जरा। बोलूंगा अभी जो बाकी 20% है उसमें तो भी बाकी सब हिस्सेदार है ना, उसमें तो आप मानते हैं कम से कम 20% के हिस्सेदार बाकी सब हैं। अरे बाब साहब, मेरे ख्याल में मैं पहले उनको रिस्पॉन्ड कर लूं, आप उसके बाद अपना सवाल कर लें। ये अगला गोल जो इनका था वो ये था कि इन्होंने पाकिस्तान के एटमी असासे इन्होंने गिरवी रखवाने थे IMF के पास, क्योंकि इन्होंने पैसे लिए हुए थे इजराइल से, इन्होंने पैसे लिए थे इंडिया से। अब इनकी नमक हलाली करने के लिए तो आप यही करना था। और चुप कर यार, तू खामोश हो जा। इख्तियार साहब, एक सिग्नल नहीं, तहजीब के दायरे में अगर सब रहे अपनी अपनी बारी पे। इख्तियार साहब, मुझे ये बताइए कि 2013 से 18 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, अगर इनको कहीं से पैसे मिल रहे थे तो आप लोगों ने तहकीकात क्यों नहीं की? इख्तियार साहब, आपकी सुन ली, इसकी सुन ली, आप अपने सवाल करें। अच्छा चलें, मुझे रुकें जरा, अजहर साहब अपनी बात कर लें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी अजहर साहब, क्या कह रहे हैं आप? यही बात है ना, आप अजहर साहब की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है चलिए। इन्होंने तो जुबानी बातें करनी है ना। मैं ये 2023 का डाटा बता रहा हूँ। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने एक साल में दौरान 14,900 अरब रुपए लेके कर्जे लेने का रिकॉर्ड कायम किया। ये स्टेट बैंक बताते हैं अप्रैल 2022 मुल्की तौर पर कर्जे का डिफॉल्ट करने पर छोड़ कर आओगे तो क्या करेंगे? 2023 छोड़ कर आए थे, पाकिस्तान के टुकड़े करने का ऐलान करके आए थे, मुल्क को दिवालिया करने के लिए तुम लोग ऐलान। चलें इख्तियार साहब, अजहर साहब, इख्तियार साहब जरा रुकिएगा, दोनों हजरात जरा, ये बड़ा ये अहम मौजू है, तो आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इस पर ज़रा दोबारा आप लोगों को जहमत दें और कुछ और भी शुरा हमारे साथ हों और फिर उस पर हम मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ लें। दोनों बहुत बहुत शुक्रिया कि अजहर सिद्दीक साहब, इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शुएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि ये IPPs जो कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत को दबाए बैठे हैं, इनका हल क्या है, पाकिस्तानी हुकूमत के पास इसका कोई सोल्यूशन मौजूद है या नहीं। एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और माह जून की गर्मी का असर ये हुआ है कि जुलाई के लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ गए। गोया बिजली के बिलों ने हर घर पर बिजली गिरा दी है। हुकूमत के पास बिजली के बिल ज़्यादा आने की हज़ारों तरह की दलीलें मौजूद हैं। अब एक मिसाल ले लें कि हम अपनी तवानाई का जो बड़ा हिस्सा है वो फॉसिल फ्यूल जिसमें तेल, गैस और कोयला शामिल है, इससे पूरा करते हैं और सिर्फ 36% बिजली पानी या काबिल तजदीद ज़राए से आता है। अब इसीलिए जब मुल्क की ज़रूरियात की 64% बिजली दरामदी ज़राए से पैदा होगी तो फिर ये महंगी ही होगी। पाकिस्तान को हर साल 15 से 20 अरब डॉलर का खाम तेल और LNG दरामद करनी पड़ती है। पाकिस्तान में बिजली के बिल में आयद भारी टैक्सेस को निकालकर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 15 सेंट है, जबकि खित्ते में अगर आप देखें तो ये शरह 8 से 9 सेंट फ़ी यूनिट बनती है। इस वक्त पाकिस्तान में खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में बिजली 45% महंगी है। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है जो रकबे और आबादी की दोनों के लिहाज से पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है, मगर फिर भी ये हैरानकुन बात है कि भारत के आम सार्फिन को पाकिस्तान के आम सार्फिन के मुकाबले में बिजली आधी कीमत पर दस्तियाब है। अब इसकी वजह यह है कि भारत में टैक्सेस की शरह बहुत कम है और पाकिस्तान में GST के साथ साथ एडवांस इनकम टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट और तरह तरह के टैक्सेस, फिर कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह की मद में दिए जाने वाले टैक्सेस बिजली की कीमत को सार्फिन के लिए एक डरावना ख्वाब बना देते हैं। जबकि भारत में टैक्सेस की शरह कम से कम 5% और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 18% तक है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2023-24 के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली बनाने की कुल सलाहियत 42,131 मेगावाट है, जिसमें तेल, कोयले और गैस से 59.45%, जबकि पानी से बनने वाली बिजली की जो परसेंटेज है वो 25.35% है और फिर मुतबादिल ज़राए से बिजली की शरह 6.79% है। LNG से पैदा होने वाली बिजली 33.33 रुपये और जो फर्नेस ऑयल से बन रही है वो 63.57
पैसे की बनती है, जबकि दरामदी कोयले से 77 रुपये 66 पैसे की बिजली हमें पड़ती है। एटमी तवानाई से 20.41 रुपये और पानी से 10.39 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कॉस्ट आती है। जबकि इंडिया की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की वेबसाइट के मुताबिक इंडिया की बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत 4,28,000 मेगावाट है, जिसमें से कोयले से सबसे ज़्यादा 49% और पानी से 11.2%, जबकि शमसी तवानाई से तकरीबन 30% और गैस से 6% बिजली पैदा होती है। भारत में पानी से पैदा होने वाली बिजली पर फ़ी यूनिट 2.5 से 4 रुपये लागत आती है, जबकि शमसी तवानाई पर 4.5 रुपये और हवा से 4 रुपये और तेल से जो बिजली बन रही है वो 12 रुपये और गैस से 6 से 7 रुपये, कोयले से बनने वाली बिजली 2 से 3 रुपये फ़ी यूनिट की भारत में पड़ती है। पाकिस्तान में सालाना बिलों की अदम अदायगी और बिजली चोरी की वजह से 589 अरब रुपए से जायद का नुकसान होता है। पाकिस्तान बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनीज के चुंगल में इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने इस हवाले से बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। कहा है कि 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर हज़ार करोड़ रुपए महाना ले रहे हैं और IPPs को महाना 150 अरब रुपए की अदायगियाँ की जाती हैं। गौहर एजाज साहब ने मजीद ये बताया कि हुकूमत इन IPPs माहिदों की वजह से बास पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से खरीद रही है, यानी एक यूनिट 750 का, जबकि हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रही है। विंड और सोलर से 50 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ये बिजली खरीदी जा रही है और इस सब का बोझ आप, मैं और हम सब उठा रहे हैं, एक आम आदमी उठा रहा है। क्या हुकूमत के पास इन IPPs को लगाम डालने की इस वक्त कोई तरकीब है, कोई ऐसा ऑप्शन है? कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके साथ 2057 तक के मुआहदे कर लिए गए, यानी अगले 33 साल तक कोई कीमत लेती रहेंगी। तो क्या आवाम अगली कई दहाइयों तक इस आग में जलते रहेंगे? इसका हल क्या है? ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे? इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये IPPs का इस सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसकी ज़रूरत थी, क्यों तमाम हुकूमतें इसको अभी तक कैरी कर रही हैं और ये रीनेगोशिएट इन मामलों को क्यों नहीं किया जा रहा? डॉक्टर साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर। और आप को मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अभी जब आप अपना प्रीएम्बल दे रहे थे ना, और आप जब एनालिसिस करके दे रहे थे कि जी फलां जगह पे यहाँ पे बिजली है, फलां इस तरह से है, ये चीज़ इस तरह से इस कंट्री ने मैनेज की हुई है, तो मेरे जहन में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा कि मैं अरबाब से ही कहूँगा कि वो बिजली तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ सबसे पहले तो दोगलापन नहीं है। अच्छा, आज जो हमारी आज की जो मेरी आपके साथ कन्वर्सेशन होगी ना, तो अब आपके पास एक रिसर्च टीम है। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मैं जो पॉइंट्स आपके सामने रेज करूंगा, आप इन पॉइंट्स को ना इंडिपेंडेंटली, मतलब ये हो सकता है मैं बाइस्ड हूँ ना, मैं अगर मैं एक बात कर रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ, तो हो सकता है मुझ पे ये इल्जाम लग सकता है कि जी मैं बाइस्ड हूँ और मैं जाके ये बात सिर्फ क्रिप कर रहा हूँ ना। लेकिन आपके पास टीम है और जो चीजें मैं आज आपके सामने रेस करूंगा, आप काइंडली कोशिश कीजिएगा कि इसका एनालिसिस करें, और मैं हर फोरम पे आने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैं हर जगह पे आने के लिए तैयार हूँ। जो मैं पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, इसका एनालिसिस करके दें और हमें ये बताएं कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। अब आप आ जाइए जरा सबसे पहले आपके सवाल के जो पहले हिस्से की तरफ। अभी आपने मैं आपके पहले प्रीएम्बल को छेड़ रहा हूँ। आपने अभी जैसे फरमाया ना कि 162 अरब, ये मैं आपको बताऊं, इसको क्लियर करें, इसको डिफरेंशिएट करें। ये आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, ये आप एनर्जी प्रोडक्शन की पेमेंट नहीं कर रहे। ये जरा गौर कीजिएगा, ये दो अलग चीजें हैं। जो पावर आप परचेज कर रहे हैं ना, ये परचेज की पेमेंट नहीं है, परचेज की पेमेंट इसके अलावा है। सही 150 अरब रुपए पाकिस्तानियों के हर महीने जो जा रहे हैं, ये सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस, यानी आप पावर प्रोड्यूस करें ना करें, पाकिस्तान की, मैं तो ये समझता हूँ, देखें ना, पैसा जो है वो बैकबोन होती है ना, तो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो वो गोदा है वो 150 अरब रुपए महाना, अंदाजा कीजिए, वो आपसे वो निकाल के ले जाते हैं सिर्फ इस बात का कि आपने उनके साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है जिस एग्रीमेंट के अंदर दोगलापन है। सही। अब मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे वो ये कि एक तरफ आप लेंडर के पास जाते हैं, आपके पास जिन बड़े लोगों आपके साथ जो है ना, जो हमारे पास मनी लैंडर्स हैं, उनके साथ हमने ये कहा हुआ है कि जी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें हम एशियन बैंक के पास, फला बैंक के पास चले जाते हैं कि जी हमें कर्जा दो, हमने ये रन करना है। दूसरी तरफ आपका दोगलापन ये है कि आप मुल्क में आके ये कहते हैं कि जी ये तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, हम तो इनका कुछ कर नहीं सकते। तीसरा जो सवाल मैं इसमें आपके सामने अरबाब जहांगीर रखने लगा हूं, ये मैं आपको बताऊं, इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। ये खामखा लोगों को, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। तीसरी बात इसके अंदर मैं आपके सामने रखने लगा हूं, और आप प्लीज इसका नोटिस लीजिएगा और इसको ट्रेस कीजिएगा
कि आपके पास इस बात का क्या मैकेनिज्म है कि आज तक कोई हमने इसका आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म रखा है, कोई हमने इनका मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का कोई मैकेनिज्म है? इस पे नेपरा जवाब दे सकती है। कोई नेपरा का आप कोई बड़ा बुलाए ना और उससे पूछें कि भाई क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि एक पावर प्रोड्यूसर आपको प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा, हमारे पास क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि हम उसको लेके जाएं? आपको पता है ये आईपीपीज आपकी किसी कोर्ट को नहीं मानते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने नेपरा की बात की तो मैंने कहा क्लियर कर दूं कि नेपरा ऑफिशियल से हम मुस्तकिल रब्ता कर रहे हैं, सिटिंग ऑफिशियल्स तो आते नहीं है, जो साबका ऑफिशियल्स हैं जिनके अदवार में ये मुआहदे होते रहे वो भी आकर इस वक्त बात करने से कतरा रहे हैं, कोई आकर बात करने को तैयार नहीं है। वो क्यों कतराएंगे? वो उनसे तो मैंने अभी एक वो कहा था है तो वो बड़ी अजीब सी बात है वो, लेकिन चूंकि गालिब बहुत बड़े शायर थे तो इसलिए उन्होंने कहा ना कि जिसके सबब बीमार हुए थे उसी से जाके अपनी दवाई लेने की कोशिश। ये जो अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये तो वही वाली बात हुई ना कि इन्होंने ही हमें बीमार किया और इन्हीं से ही हम दवाई लेने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होगा। मैं आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चीजें हैं जिसका आज मैं और आप भुगत रहे हैं, और आपको मैं बताऊं ये इसके लिए ये अगर पता नहीं मैं स्क्रीन पे आपको पूरी तरह से नजर आ रहा हूँ, यूं हम जकड़े हुए हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं, इसके अंदर जकड़े हुए हैं कि मतलब यानी और अभी मुझे तो ये सोच के मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने सोलर्स बेचारों ने लगाए और अपनी इतनी बेचारों ने इन्वेस्टमेंट की, उनका क्या मुस्तकबिल होगा। सही। ये आईपीपी आपकी यानी 150 अरब रुपए आपका लेके जा रहे हैं, किस चीज का? कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का, पावर प्रोडक्शन का, आपके इसके अलावा है वो पैसा अलग है। और अब जरा गौर कीजिए, जरा आप अपना नुक्ता मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन एक ज़िमनी सवाल है। गौहर एजाज साहब ने बताया कि 106 में से 52 जो इस वक्त आईपीपीज हैं वो तो हुकूमत की ज़ेर मिल्कियत हैं। अगर वो हुकूमत की ज़ेर मिल्कियत हैं तो फिर हुकूमत उनसे क्यों नहीं डील कर पा रही? यानी जो अपने अंडर में लोग हैं उनको भी आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। असल में हुआ क्या है, देखिए दो तरह के ना एग्रीमेंट्स होते हैं, दो तरह के। एक तो होता है ना कि जिसमें आपने इन्वेस्टर को मजबूर किया, और वो जो आपने एक क्वेश्चन शुरू में किया था ना कि इसकी जरूरत क्या पेश आई, उस वक्त हमें 94 से ये कहानी चलती हुई आ रही है। वो ये था कि एक उनको क्राइसिस मैनेजमेंट करना था जिसके तहत इमीडिएटली हमारा जो शॉर्टफॉल है। अच्छा, असल में ज़िमनन बहुत सी बातें इधर उधर निकल आती हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ फोकस रखूं। हमारा अरबाब जहांगीर जो शॉर्टफॉल है ना, ये मैं बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। हमारा हमेशा से जब से मैंने होश संभाला है हमारा शॉर्टफॉल रहा है कोई 6000 से 7000 मेगावाट का। सही, ठीक है, इससे ज्यादा हमारा शॉर्टफॉल नहीं रहा। अगर ये चाहते दयानतदारी के साथ तो आपकी जो इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये अब मैं इसके लिए मुझे आसान लफ्ज नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये कि हमारे पास कितनी गुंजाइश है कि हम कितनी बिजली अपने मौजूदा सिस्टम से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारे पास तकरीबन 46,000 मेगावाट की हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। यानी अगर हम ईमानदारी के साथ अपने मौजूदा सिस्टम को रन करें तो हमें 1 रुपए की भी बिजली किसी से परचेज करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब हम जनरेशन पर तो हमारा फोकस है शोएब साहब, लेकिन हम ट्रांसमिशन पर या जिन जगहों पर या डिस्ट्रीब्यूशन पर जहां इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी हमने वहां इन्वेस्ट ही नहीं किया है। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आने लगा था। आपने मेरी बात का देखे ना, वो हम तो अब दायरा अल्फाज के साथ चलते हैं ना जी, कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। अगर उसके साथ इंसाफ किया जाता, अगर उसके साथ आपकी कंसिस्टेंसी होती, अगर उसके साथ आपकी कमिटमेंट होती, आपका नेशनलिज्म होता, आपकी पॉलिटिकल विल होती, आपके पास एक लीडरशिप की सलाहियत होती, ठीक है ना जी, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं अरबाब जहांगीर, ये वेरिएबल्स हैं। हम आपको इसके अपनी साइंस की ज़बान में कहते हैं कि वो वेरिएबल्स हैं जो कौमों पे असरअंदाज करते हैं कि आप अपनी अप्रोच में कितने कंसिस्टेंट हैं, आप अपने स्टेट के साथ कितने लॉयल है। एक PPIB बनाया हुआ है इन्होंने, वो जनाब क्या करता है कि वहां पर मतलब अब मैं क्या बताऊं, वो कहता है जिसका वो देखा जो तीर खा के कमी गा की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। वहां पर एक ऑफिसर को आप ओब्लाइज कर दें, उससे जिस मर्जी का आप रेट ले लें, उसको एक इंटरनेशनल विजिट दे दें आप उससे। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ किसी पे, आप इन्वेस्टिगेट करें ना, मेरे पास तो टीम नहीं है, आपके पास है। एक ऑफिसर को आप वहां पे ओब्लाइज कर दें PPIB के अंदर, आप उससे अपनी मर्जी का रेट ले लें, जो दिल करता है आपका। अच्छा, अब हुआ क्या है, जो असल बात थी, जो असल मेरा दुख रहा है और जिसके ऊपर मैं हमेशा मैं कहता हूँ, वो ये है कि आपके पास इंस्टॉल कैपेसिटी थी, आपके पास कमिटमेंट होनी चाहिए। आज भी अगर आप डिसीजन कर लें, देखिए मैं 20 साल से इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, अगर हमने 10 साल पहले ये डिसीजन किया होता कि हम एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के यार हमने 1000 मेगावाट हर साल अपने सिस्टम में एक जेन्युइन तरीके से ऐड करनी है, तो आपने 7-8 साल के अंदर आपने ये कैपेसिटी को पूरा कर लेना था। आपके पास रन देखिए, दुनिया में जितने मॉडल एग्जिस्ट करते हैं ना पावर प्रोडक्शन के, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से सब आपके पास है। आपके पास गाजी ब्रोथा की शक्ल में रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मॉडल एग्जिस्ट करता था, आप वो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट कहीं पे भी लगा सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म में लग सकता था। 152 अरब
गजब खुदा का है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चूंकि सारी मुझे... फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, और जब आप 20 साल का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ की भी हुकूमत आती है, फिर पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, फिर PMLN, सभी इस बहती गंगा में हाथ तो धो रहे हैं, लेकिन कोई भी मुल्क के मफाद में फिर क्या काम करने को तैयार नहीं है। किसी ने सोचा नहीं, टाइम नहीं था किसी के पास। ये रुकावट कहाँ आ रही है, अगर ब्रीफली आप बताएं, क्योंकि ये सिलसिला हम आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे इस पर गुफ्तगू। मैं बहुत आसान से सादा से लफ्जों में मैं आपको बता दूं, यही एक स्टेट्समैन की जो एक चेक होता है ना, वो ये है। अगर हमारे यहाँ तो अब तो हमने तो यही देखा कि हमारा स्टेट्समैनशिप का जो एक ही तस्वर है कि किसको उखाड़ो, किसको गिराओ, किसके खिलाफ क्या क्रिप करो, उसके अंदर जो हमारा एक देखिए कौमों की स्ट्रेंथ ना, आज के ज़माने में अब वो वाला ज़माना चला गया कि जब हम कहते थे आपने इतनी बड़ी एम्पायर बना दी, इतनी बड़ी रियासत है, इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी बाकी। आज आपकी इकोनॉमी है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ पे जाके प्लेस होता है, और आपकी एक नेशनल इनकम क्या किस तरह से जनरेट हो रही है, और आपके ऊपर कितने मिनिमम एक्सटर्नल डेट्स हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। और उसके अंदर आपकी एनर्जी जो है वो बैकबोन है। बिल्कुल। जब आपकी एनर्जी ही को फोकस नहीं कर रहा, तो मुझे बताएं आप अपनी पार्लियामेंट से जाके, अपना सेनेट से जाके, अपना बाकी से जाके जो मर्जी आए करते रहे। चलें डॉक्टर साहब, चूंकि आज बस ये थोड़ा सा वक्त की कमी, और रोजाना हम ये कोशिश कर रहे हैं सेक्टर पर, खासतौर पर IPPs का जो मामला, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। आने वाले दिनों में फिर आपको ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।